जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम साठोत्तरी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए धूमिल पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सभी को यथोचित अभिवादन। समकालीन या जन चेतनावादी काव्य की विशेषताएं, जिसे वो साठोत्तरी कहते हैं, समकालीन जन चेतनावादी काव्यधारा के अंतर्गत वामपंथी जनवादी विचार कविता के बाह्य स्वरूप में अंतर होने के बावजूद जन चेतना के प्रति प्रतिबद्धता दोनों को एक सूत्र में पिरोती है। दोनों ही मुक्तिबोध प्रणीत संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना की आलोचनात्मक दृष्टि को अपनाती हैं। वामपंथी जनवादी कवि अपनी काव्य साधना के आरंभिक दौर में उग्रता और बड़बोलेपन के शिकार रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वे भी भावनात्मकता या भावुक वैचारिकता को त्याग कर समकालीन भारतीय यथार्थजन्य वैचारिक दृष्टि को अपना रहे हैं। वैसे भी जनवादी साहित्य प्रगतिवादी साहित्य की भांति रूस की सर्वहारा क्रांति से प्रेरित नहीं है, बल्कि चीन की कृषक क्रांति से प्रेरित है और प्रगतिवादी दौर में कठमुल्लापन के दुष्परिणामों से वे अच्छी तरह से परिचित हैं। इसीलिए जनवादी कवि मात्र क्रांति का नारा ही नहीं लगाते, अपने परिवेश को आलोचनात्मक दृष्टि से परखते भी हैं। साथ ही हमेशा विद्रोही मुद्रा बनाए रखने की अपेक्षा सकारात्मक रवैया भी अपनाते हैं। आलोच्य काव्यधारा विकासोन्मुखी है। यह नई कविता से अपनी पृथक पहचान बनाने में प्रयासरत है। 8वें तथा 9वें दशक में इस धारा की उभरी विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दिया जाए तो ठीक है। राजनैतिक चेतना, यह काव्यधारा इस काव्यधारा की एक ऐसी विशेषता है जो नई कविता से इसे पृथक करती है। नई कविता अपने व्यक्ति केंद्रीय कलात्मकता, सौंदर्य बोध आदि कलावादी दृष्टि और कुछ हद तक प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया के रूप में राजनैतिक चेतना से असंपृक्त रही है। प्रजातंत्रीय व्यवस्था में राजनीति मात्र राजनयिकों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि देश का सबसे लघु व्यक्ति तक उसमें शामिल होता है। छोटी सी राजनैतिक घटना भी समूचे समाज पर अपना प्रभाव डालती है, और अगर राजनैतिक परिवेश विषमता, पाखंड, विसंगतियों से भरा हो तो पूरा समाज जीवन प्रवंचना और यातनाओं से आक्रांत हो जाता है। तब साहित्य का धर्म होता है कि वह राजनैतिक विसंगतियों से जूझे। हमारा साठोत्तर राजनैतिक परिवेश कई विसंगतियों से आक्रांत है, क्योंकि जनतंत्रीय व्यवस्था पूंजीवादी, सामंतवादी, अजनतंत्रीय तंत्रीय वर्ग की गिरफ्त में है। मुख में समाजवाद और बगल में पूंजीवाद की दोगली नीति की शिकार है। इसीलिए जनतंत्र शोषण तंत्र में तब्दील होता हुआ दिखाई देता है। जनचेतनावादी कवियों ने इस भ्रष्ट और दोगली राजनीतिक व्यवस्था पर कसकर आघात किया है। धूमिल इनके अगुआ हैं और सबसे आगे भी हैं। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। नई नई योजनाओं, समाजवाद, गरीबी हटाओ, 21वीं सदी आदि घोषणाओं के बावजूद जो आम आदमी की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। चहुओर शोषण खुलेआम है। हर कोई रोटी के लिए दूसरों का गुलाम है और राजनयिक रोटी से खेलने की राजनीति में मशगूल है। कुल मिलाकर के प्रजातंत्रीय व्यवस्था के बावजूद प्रजा अभी सभी अधिकारों, मूलभूत जरूरतों से वंचित होती जा रही है। आज़ादी के बावजूद गुलाम है और समाजवादी घोषणा के बावजूद शोषित है। इसीलिए मनोज सोनकर कहते हैं, इस मुल्क को विदेशियों ने लूटा, इस मुल्क को विधर्मियों ने लूटा, इस मुल्क को नगाड़ा बजाकर स्वदेशी लूट रहे हैं। मात्र बैलेट बॉक्स जनतंत्र नहीं है। जनतंत्र तो जीवन पद्धति के रूप में विकसित होना चाहिए, लेकिन वर्तमान राजनीति बैलेट प्राप्ति के हथकंडों में खोई हुई है। पहले बैल वोट चढ़ते थे और मदन डांगा जी की कविताएं चारों तरफ जो है कि राजनीतिक जो चेतना है, जो राजनीतिक वर्तमान क्या उस समय की 60 के बाद के जो परिदृश्य है उसे स्पष्ट करते हैं। दूसरा है निम्न तथा निम्न मध्यवर्गीय जनजीवन की अभिव्यक्ति। आलोच्य धारा की कविता जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को जुटा पाने में असमर्थ,
भूख, बेकारी तथा सामाजिक राजनैतिक उपेक्षाएं, प्रवंचनाएं, शोषण और परंपरागत अंध धार्मिकता की सामाजिक राजनैतिक उपेक्षाएं, प्रवंचनाएं, शोषण और परंपरागत अंध धार्मिकता की अंध आस्थाओं में पिसते निम्न और निम्न मध्य वर्ग के यथार्थ को अभिव्यक्त कर रही है। इसमें दफ्तर में कलम घिसने तथा स्कूलों में खड़िया घिसने वाला नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय आदमी भी है। भूख की दलाल, खेती से जुड़ा किसान, तो दूसरी ओर रिक्शे चलाने, ढाबे पर बर्तन मलने वाला शहराती और खेती पर मजदूरी करने वाला और जाति संस्कृत सभ्यता के नाम पर सभी मूलभूत अधिकारों से वंचित जो आदिवासी भी हैं। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था से पीड़ित पुरुष भी हैं और पुरुष प्रधान संस्कृत से पीड़ित निम्न तथा निम्न मध्य वर्ग की नारी भी है। भूख इस वर्ग की शाश्वत समस्या है। समूची जिंदगी रोटियां और मुंह के विषम आंकड़ों से ग्रस्त हैं। बड़कू को एक, छुटकू को आधा, पर्वत बाल किशुन, आधे में आधा, कुल रोटी छय। धूमिल जी की कविता है। इस रोटी के गणित से हट्टी कट्टी नौजवान पीढ़ी भी अपने आप को अपाहिज महसूस करती है। सुबह की रोटी का प्रश्न सुलझाकर शाम की रोटी के लिए मोहताज हो जाना कि हम सब जबरदस्ती दया के पात्र बना दिए गए हैं। सारी की सारी पीढ़ी बैसाखियां ढूंढ रही है। अजामिल, बेकारी और बुढ़ापा दोनों दशा में भिक्षावृत्ति के सिवा यहाँ अन्य कोई रास्ता नहीं। फुटपाथ पर कचरे के डिब्बे के पास एक बूढ़ा जिसकी हर पसली साफ दिखाई दे रही है, एक चिथड़ा मात्र जिसके बदन पर है। इस बुढ़े के सामने 5 स्टार होटल भी है, हरित क्रांति भी है और तमाम प्रकार की बातें हैं जो मनोज सोनकर जी स्पष्ट करते हैं। मात्र रोटी के लिए मजदूर जिंदगी भर पसीना बहाता है। सच में तो जिंदगी भर हम अपना या औरों का पहाड़ ही ढोते हैं। और रोजी रोटी की तलाश में जिस तरह से मध्य वर्ग पिस रहा है उसका पूरा चित्रण इसमें करते हैं। शोषण मूलक व्यवस्था के प्रति आक्रोश। जन चेतनावादी काव्य का एक स्वस्थ उद्देश्य यह है कि शोषण मूलक व्यवस्था की बदौलत बने समकालीन नरक को सही मानवीय दुनिया में बदलने के लिए प्रयासरत रहना। उनका यह उद्देश्य न तो थोपा गया है न आयातित है, बल्कि अपने परिवेश की सहज एवं अनिवार्य प्रतिक्रिया है। साठोत्तरी स्थितियों पर विचार करने पर एक बात स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है कि पिछले 30 सालों में यदि किसी चीज़ का तेजी से विकास हुआ है तो वे हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन की विसंगतियां हैं, जिसके निर्मम शोषण की बदौलत हमारा जीवन नरक बन रहा है। आज का कवि जीवन के प्रति आस्थावादी है। वह जीवन से पलायन करना नहीं चाहता बल्कि उसका वहन करता है। परिणाम स्वरूप अपने जीवन पर हावी होती हुई शोषण मूलक व्यवस्था से जूझना उसका अपना धर्म हो जाता है। इस संघर्ष में पहले वह अपनी व्यवस्था के शोषक चेहरे को बेनकाब करता है और फिर उसका विरोध करता है। यह विरोध कभी आक्रोश के रूप में प्रकट हुआ है तो कभी आक्रोश की उत्तेजनाओं से बढ़कर विद्रोह या क्रांति भाव के रूप में स्पष्ट हुआ है। लेकिन बात अपनी कहता है। वो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं पर जो बातें छाई हुई हैं वह अपनी बात कहता अवश्य है। कविता की शक्ति, संदेह और आस्था। जनचेतनावादी कवि कविता की सार्थकता जीवन से मात्र जुड़ जाने में नहीं बल्कि उसके प्रति दायित्व निभाने में महसूस करता है। उसे वह एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए वह अपनी कविता की शक्ति और उसकी संभावनाओं के प्रति सोचता है। इसकी पहल धूमिल ने की है। उनके अनुसार कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता व्यवस्था के रुख और संवेदनहीन परिवेश को देखकर कुछ कवि कविता की शक्ति के प्रति संदेह भी करते हुए दिखाई देते हैं। और यहीं खत्म होती है कविता, वह कविता जो चाहे 1000 भौंकते कुत्तों के बराबर हो, पर हाथी जब निकलेगा लुंज पुंज बच्चा तब कविता कुछ नहीं कर पाएगी। चंद्रकांत देवताले जी कहते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही जनचेतनावादी कवियों में कविता को बंदूक की तरह इस्तेमाल कर रण मैदान की ओर कूच करने की रोमानी प्रवृत्ति कम होती जा रही है। कवि अब कविता की शक्ति और उसका सही रण मैदान पहचान रहा है। वे समझने लगे हैं कि रचना की लड़ाई चेतना और संस्कृति के सीमांतों पर होती है और वह वास्तविकता के एहसास को गहराते हुए बदलाव को, मानसिकता के क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाती है। कुमार विकल जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कविता में आदमी की मुक्ति नहीं, लेकिन जब आदमी कविता को शराब के अंधेरे से निकालकर श्रम की रोशनी में लाता है तब वह आदमी की मुक्ति के नए अर्थ पाता है। वैचारिकता। आज का मनुष्य अपने परिवेश के प्रति सजग जितना सजग है उतना पहले कभी नहीं था। इसी सजगता ने हमें हर स्थिति के प्रति प्रश्नशील बना दिया है। समकालीन परिवेश का दबाव कवि को मात्र संवेदनात्मक धरातल पर ही नहीं बल्कि बौद्धिक धरातल पर भी झकझोरता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए आज की कविता केवल अनुभव तक सीमित नहीं है बल्कि अनुभव के सच को जानने, पहचानने और उसका साक्ष्य पाने में जुटी कविता है। यह पहचान और
साक्षी कैसे प्राप्त हो, इसके लिए अनुभव और विचार का गहरे आंतरिक स्तरों पर टकराव जरूरी है। कवि के संवेदनात्मक अनुभव को प्रगाढ़ एवं स्वस्थ रूप देने में विचारों का पर्याप्त योगदान रहता है। वैचारिकता के कारण ही स्थिति का वास्तविक बोध परिलक्षित होता है। जन चेतनावादी काव्य में वामपंथी विचारधारा का पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है, और लेकिन यह प्रभाव अनुकरण या कठमुल्लापन के रूप में नहीं है, बल्कि अपने परिवेश की वैचारिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। कभी वामपंथी विचारों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि मात्र संवेदनात्मक दृष्टि से नहीं, बल्कि वैचारिक संवेदना तथा संवेदनात्मक वैचारिकता की आलोचनात्मक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपने परिवेश की परख करता है। और मुक्ति के लिए छटपटाता मेरा मन वामपंथी राजनीति के 3 शिविरों में भटकता है, और हर शिविर में मुक्ति का एक दस्तावेज लेकर लौटता है। और अब शिविर दर शिविर भटकने के बाद कुछ ऐसा हो गया है कि मुझसे मेरा बहुत कुछ खो गया है। कुमार विकल की कविता है। तो विचारात्मकता के सन्निवेश से जन चेतनावादी कवि बड़बोलेपन एवं आत्म प्रदर्शनकारी आयामों के डंडे से बच जाती है। वस्तुतः आज की कविता में जहाँ व्यवस्था के प्रति विरोध का भाव दिखाई पड़ता है, वहाँ विचारों की सूत्रबद्धता भी विचार अनुभूति में समाविष्ट होकर ही विद्रोह को सार्थक बनाते हैं, और आज की कविता को व्यवस्था तंत्र के खिलाफ खड़ा करती है। प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति। जन चेतनावादी कवि मानवीय जीवन की समग्रता पर अटूट आस्था रखता है। वह मानवीय जीवन के भौतिक और आत्मीय दोनों अंगों को अपनाता है। वह वामपंथ की ओर झुका होने के बावजूद वामपंथी कठमुल्लापन से काफी हद तक मुक्त होने की कोशिश भी करता है। इसीलिए जन चेतनावादी काव्य में व्यवस्था विरोध भौतिक जीवन के चित्रण के साथ ही प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति पाई जाती है। लेकिन प्रेम और सौंदर्य की वायवीयता उसमें नहीं है, साथ ही नितांत वैयक्तिकता भी उसमें नहीं है, बल्कि निजी जीवन अनुभव से को व्यापक यथार्थ और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्त करता है। न तो प्रेम है यहाँ पर जो, वह न तो यहाँ गृहस्थी की जरूरत है और न पगार से अलग करने का पाखंड है, न यथार्थ की अतिरंजना का यांत्रिकीकरण। अब वो कहते क्या है, कई दिन है पगार मिलने में और ठीक ठाक करना है सारा घर, जुटाना है काम की कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें, एक व्यार में थोड़े न जुट जाएगा सारा सामान। राजेश जोशी जी की कविता है। काव्य रूप और शिल्प चेतना। जन चेतनावादी कवियों ने एक और छोटी छोटी कविताएं भी लिखी हैं और दूसरी ओर दीर्घ या लंबी कविताएं भी लिखी हैं। लंबी कविता सामाजिक यथार्थ और बदलते जीवनानुभव के नए नए पहलुओं को खोलती हुई एक विशिष्ट संवेदनात्मक एवं वैचारिक व्यक्तित्व अर्जित करती चली आती है। और जन चेतनावादी कविताओं में गजलों में दुष्यंत कुमार, कांति मोहन, मनमोहन तथा सोनेट में त्रिलोचन की रचनाएं उल्लेखनीय हैं। जन चेतनावादी कवि साहित्य में प्रचलित कृत्रिम अस्वाभाविक भाषा को निरर्थक समझता है। धूमिल कहते हैं ना, अब यहाँ कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है, पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों और इबारतों में अर्थ खोजना व्यर्थ है, इसलिए इस प्रचलित भाषा को तोड़ना उनके लिए निहायत जरूरी है। नरेंद्र मोहन जी कहते हैं, कब तक बहकावे में पड़े रहकर चढ़ाए रहोगे नकाब कि पहचान संभव ही ना हो और आदमी भाषा के लिए और भाषा आदमी के लिए धोखा बनती जाए। कहीं से शुरू करना ही होगा चिकने और गोल शब्दों को तोड़ने का क्रम। और साठोत्तरी में जो कवि हैं प्रमुख, उसमें धूमिल जी पर चर्चा करनी है हमें। इस काव्यधारा में स्वरूप निर्धारण और विकास में मुक्तिबोध निराला का अप्रत्यक्ष तथा धूमिल, नागार्जुन, जगूड़ी आदि कवियों का प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वाम कविता, विचार कविता, जनवादी कविता आदि घोषित अघोषित काव्य आंदोलनों से जुड़े हुए तथा किसी आंदोलन विशेष से असंपृक्त कवियों ने इस काव्यधारा के विकास में अपना योगदान दिया है। यह वर्तमान में प्रवहमान काव्यधारा है, इसीलिए ऐसे कई युवा हस्ताक्षर इसके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ अपनी पहचान बना लिए हैं, कुछ बनाने में सक्रिय हैं, लेकिन सुदामा पांडे जी धूमिल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सन 1960 ईस्वी के बाद जिस स्वस्थ और जन केंद्रीय काव्यधारा का विकास हुआ है, उसमें धूमिल का योगदान प्रवर्तक एवं निर्देशक का रहा है, क्योंकि साठोत्तरी काल में धूमिल ही एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है, धूमिल का ही, जिसका पर्याप्त प्रभाव आलोच्य काल के प्रायः सभी कवियों पर किसी न किसी रूप में पाया जाता है। काशीनाथ सिंह जी ने सही लिखा है कि धूमिल के आने तक आलोचना का मुंह कहानी की ओर था। वह आया और आलोचना का मुंह कविता की ओर कर दिया, अपनी ओर कर लिया। अकेले आलोचना का ही नहीं, कवि भी घूम गए। धूमिल ने अकविता, भूखी कविता, रसशानी कविता, दैनिक कविता आदि की लालसाओं को पहरा कर दिया और मूछों पर गुर्रा देता रहा, उस पट्टे की तरह जो अखाड़े में चुनौती देते हुए घूम रहा हो कि जो चाहे आए उससे हाथ मिलाए।
अब धूमिल की अब तक के 3 काव्य संकलन जो प्रकाशित हुए उनमें संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, प्रथम संकलन स्वयं कवि द्वारा चयनित शीर्षक से उनके सामने प्रकाशित हो गया था। शेष 2 उनकी मृत्यु के उपरांत धूमिल प्रेमी विद्वानों तथा धूमिल पुत्र रत्नशंकर द्वारा संकलित तथा शीर्षक संकलन है। इन तीनों संकलन के पूर्व प्रकाशित एक और संकलन बांसुरी जल गई का संकेत डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल ने किया है, और वो लेकिन कुमार कृष्ण के अनुसार इस नाम से कोई भी कविता अथवा गीत संग्रह धूमिल का प्रकाशित नहीं हुआ। इन संग्रहों के अतिरिक्त डॉक्टर सुखदेव सिंह ने धूमिल की कविताएं शीर्षक से पुस्तक का संपादन किया है, और जिसमें तीनों संकलनों की महत्वपूर्ण विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। कतिपय आलोचक धूमिल की कविता में प्रयुक्त यौन प्रतीकों और तमाम प्रकार के ऐसे शब्द का प्रयुक्त दिखाई पड़ते हैं जिससे कहीं न कहीं लगता है कि अकवि के प्रति ममत्व को लक्ष्य कर धूमिल को अकविता आंदोलन से जोड़ने का प्रयास करते हैं वो भी। लेकिन यहाँ और हमें तो लगता है कि कहीं न कहीं से धूमिल जो स्त्री के प्रति जो उनकी भावधारा है वह बिल्कुल ही स्तुत्य नहीं है। जैसे स्त्री के प्रति उनकी भावधारा कहीं न कहीं से उपेक्षणीय रही है क्या, कि जब भी वह प्रयोग करते हैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी नहीं था, वो मर्यादित शब्दों का प्रयोग करके भी अपनी बात कह सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। खैर, लेकिन यहाँ यह बात हम ध्यान देंगे कि जब भी वह काम संबंधी भावनाओं के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो कवियों के कवियों से भिन्न संदर्भ और भिन्न ढंग से करते हैं। धूमिल की कविता में ऐसे शब्द कुछ इस तरह आते हैं जैसे गांव के लोगों की सामान्य बातचीत के बीच अनायास सहज भाव है। धूमिल की कविता का आरंभ वास्तव में उस बिंदु से होता है जब युवा लेखकों के बीच प्रखर सामाजिक चेतना व प्रतिबद्धता के कवि मुक्तिबोध की कविता व व्यक्तित्व की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। कवि की रचनात्मकता का मानदंड जीवन हो जाता है और जीवन ही उसे दिशा प्रदान करता है। धूमिल जी की हर बात सही है, उनकी कविता में भी शैली भी सही है, उनकी चित्कार सही है, उनका व्यंग्य सही है, लेकिन एक ही बात नहीं सही है, जब वह स्त्रियोचित शब्दों का स्त्रियों के प्रति इस्तेमाल होने वाले प्रयुक्त होने वाले शब्द जो स्त्री नहीं इस्तेमाल कर सकती वह उसका भी वह इस्तेमाल करके विभत्स रूप विकृत रूप सामने ला देते हैं। और तो बाकी बहुत सारी अच्छाइयाँ उनके में हैं। धूमिल की कविता अपने निर्भय परिवेश की आलोचनात्मक पहचान करती है। जैसे जब वो गर्भपात की बात करते हैं, नेकर का नारा, औरत की लालची, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें जो कह नहीं सकता व्यक्ति। एक सभी व्यक्ति तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मजबूरी है, जब उनकी कविता आदमी पढ़ेगा तो बोलेगा ही। धूमिल की कविता अपने निर्भय परिवेश की आलोचनात्मक पहचान करती है। अधिकांश कविता प्रजातंत्रीय व्यवस्था में घुसे अप्रजातंत्रीय तत्वों के परिणाम स्वरूप शोषित उपेक्षित जनता की मोहभंग मानसिकता ही नहीं बल्कि तथाकथित सुराजियों का असली भयावह चेहरों से हमारा साक्षात्कार कराती है, जिनकी बदौलत हमारी आज़ादी 3 थके हुए रंगों को ढोने वाले पहिए में तब्दील हो रही है। और प्रजातंत्र एक ऐसा तमाशा जिसकी जान मदारी की भाषा है। संसद भवन प्रवंचना भवन बनता जा रहा है, क्योंकि रोटी से खेलने वाले बिचौलिए संसद भवन में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर विराजमान हैं। राजनैतिक ढोंग, छल, पाखंड और मानव विरोधी हरकतों पर धूमिल की कविता प्रहार करती है। लिखते बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कतिपय आलोचकों का आरोप है कि धूमिल की कविता में संसदीय स्थितियों के विडंबनात्मक चित्रणों के बाद कोई अन्य स्पष्ट विकल्प नहीं उभरता। यो नक्सलवादी या सशस्त्र क्रांति का विकल्प यत्र तत्र गूंजता है, पर उस पर भी कवि को पूरा भरोसा नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में धूमिल की आस्था है, अन्यथा बार बार उसका उल्लेख न आता। धूमिल के सामने समस्या उस व्यवस्था में घुसे अप्रजातांत्रिक तत्वों की है, और उसका समाधान भी वह प्रजातांत्रिक ढंग से ही खोजते हैं। इस दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा कविता द्रष्टव्य है। आम आदमी की राजनीतिक सूझबूझ और उसकी सक्रियता इस मर्ज की दवा हो सकती है। धूमिल अपनी कविता के प्रति अधिक सचेत रहे। सबसे पहले वे कविता में असीम आस्था प्रकट करते हैं। जितनी चर्चा वे समकालीन परिवेश की करते हैं, लगभग उतनी ही बार वे कविता की दशा और दिशा पर भी सोचते हैं। धूमिल के काव्य साहित्य में कविता को लेकर जो संदर्भ आ जाते हैं, उसमें प्राप्त अंतर्विरोध को लक्ष्य करके कतिपय आलोचक कविता के प्रति मोह और मोहभंग की कवि मानसिकता को रेखांकित करते हैं। यहाँ केवल इतना भर कह देना उचित होगा कि कवि अपनी कविता को लेकर किसी भ्रम को नहीं पाल रहा है, बल्कि अपने परिवेश में उसकी संभावनाओं को तलाश रहा है। गलती इसमें उनकी बस इतनी सी है कि वह शब्दों के प्रयोग में इतने जैसे बेरहम हो जाते हैं, इतनी कुत्सा दिखती है उनकी शब्दावलियों में। जब यदि किसी बात को स्पष्ट करना है तो नारीयोचित शब्दों को, नारी के लिए जो मर्यादित शब्द हैं, उन शब्दों को एकदम कुचल डालते हैं। कहीं से भी वो सही शब्द का इस्तेमाल नहीं करते
और बाकी हर जगह, चाहे राजनैतिक हो चाहे और बातें हों, अपनी बात रखते हैं। काव्य चेतना के साथ ही शिल्प चेतना में भी धूमिल साठोत्तरी कवियों के लिए प्रतिमान रहे हैं। शब्दों को खोलकर रखने की कला धूमिल की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता है। बस एक ही कमी है, जो भी बताया गया, सपाट बयानी, संबोधनात्मक शैली तथा सार्थक शब्दों की तलाश उनकी अपनी विशेषताएं हैं। बस कुछ ही शब्द ऐसे हैं जैसे उन शब्दों का उल्लेख भी कर दिया जाए तो कोई वो नहीं है, और कहना थोड़ा सा लगता है कि नहीं कह सकता व्यक्ति, कविता पढ़ते पढ़ते खुद समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाहता है और कैसे अपनी बात वह स्पष्ट करना चाहता है। और अगर वह उन शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग न करता तब भी उसकी कविता कविता बनी रहती, उसकी शैली उसी रूप में स्पष्ट रहती। लेकिन फिर भी कवि की अपनी पसंद है।